तो आ गए आप सब लोग पॉडकास्ट देखने के लिए। अब ये पूरा पॉडकास्ट देख के ही जाना यार। सो फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, it was my first ever podcast that I showed offline. And thank you so much to Soumya Jakhmola for doing this. Soumya is a professional theatre artist and she is also a theatre facilitator at Shiv Nadar School, Noida. Apart from this, she has worked in digital ads, short films and web shows. इस पॉडकास्ट में हमने बात की यार दिल्ली के थिएटर सीन के बारे में, stereotypical depiction of men, women and queer people, role of art in bringing social change, recommendation for plays, shows and a lot of movies. So go and enjoy this conversation and leave your brutally honest feedback in the comments. You can also DM me on my Instagram. So hi Soumya, how are you feeling to be on a podcast that has millions of followers? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरी पहली बारी है तो मैं इसको वैसे देख के चल ही रही हूँ। ये जैसा भी होगा मेरे लिए इट इज बोनस। Thank you so much. With 0 followers, we are shooting this. Thank you so much for being the first guest. Hopefully, history will remember your name. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड कि आपका जर्नी कैसे रहा सिनेमा में आना, थिएटर में आना, मूवीज के लिए प्यार, वेयर डिड ऑल दिस स्टार्ट? यार एकदम अगर मूवीज से शुरू करूं क्योंकि बचपन से मूवीज के लिए प्यार तो वहीं से हुआ है बट नॉट अ वेरी मतलब बहुत लंबा स्पेक्ट्रम नहीं था, बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं था। पर मेरे पापा बहुत सिनेमा देखते थे। वो बस घर में ही बैठ के उनका 2 जॉनरास था, एक्शन और कॉमेडी। ओके, तो टिपिकल फादर का होता है शायद आज की इंडिया में। तो वहाँ से वो बना, वो डायलॉग्स रिपीट करना, दिनचर्या में उन डायलॉग्स को यूज़ कर लेना, वहाँ से आई थिंक वो एक इंटरेस्ट बना, फ्लेयर बना। और स्कूल से जर्नी एक तरीके से शुरू हुई, एटलीस्ट पैशन की समझ वहीं से आई कि यार एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है। स्टेज पे जब मैं चढ़ रही हूँ और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मैं परफ़ॉर्म कर रही हूँ तो मज़ा आ रहा है। एक छोटा-सा इंसिडेंट है, आई थिंक जब मैं ग्रेड 2 में थी तब मुझे एक टीचर ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी थी, तो मुझे बुढ़िया का रोल दिया था। रिपब्लिक डे के बारे में एक छोटी-सी असेंबली करनी थी और मैं घर गई, मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। अगले दिन मम्मी ने मुझे खूब साड़ी-वाड़ी पहना के अच्छे से भेजा। उनको भी बहुत शौक रहता था कि यार बच्ची स्टेज पे चढ़ रही है। तो इसमें मैंने क्या किया, अगले दिन एक्चुअली रिपब्लिक डे था, जनवरी का समय है, बहुत ठंड है और मैं ना काँप रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती थी। तो मैं काँप रही हूँ, मेरी टीचर देख रही है, कह रही है, "ये क्या डायलॉग लेगी स्टेज पे?" और ना उनका मूड ऑफ हो गया बिल्कुल। हम्म। पर उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो बच्ची हूँ। मैं अपनी लाइनें याद करके आई हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ी और मैंने वो किया और वो बहुत स्मूथ निकल गया, जो भी जिस भी वजह से। और उसके बाद आई थिंक दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था जब सबने मेरी तारीफ़ करी अ, अबाउट समथिंग जो मैं स्टेज पे कर रही हूँ। दैट वाज ए वैलिडेशन ऑफ योर आर्ट, एक सेल्फ। हाँ, और डिस्कवरी भी। वैलिडेशन तो शायद बाद में, क्योंकि इतना छोटा बच्चा शायद वैलिडेशन को समझता नहीं उस तरीके से। पर डिस्कवरी कि यार मज़े आए, उसने तालियाँ बजाई। तो वो पूरा थिएट्रिक्स है उस चीज़ का। आई थिंक वो पहले हिट किया एज़ अ चाइल्ड और वो रहा पूरे स्कूल जर्नी में। उसके बाद कॉलेज सोसाइटी में मैं इसी के थ्रू घुसी। डीयू में एक ईसीए कोटा होता है। तो ओके, आप उसमें क्या करते हो, आप ट्रायल्स देते हो। ईसीए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा। ओके, अगर आपका उसमें ट्रायल्स में हो जाता है, कुछ 10 बच्चे हर कॉलेज में जाते हैं। तो उसमें फाइन आर्ट्स हो गया, डांस, म्यूज़िक, थिएटर और भी होंगे, आई थिंक फैशन सोसाइटी, फोटोग्राफी, ये सब होता है। तो कोई 10 बच्चों के लिए सीट रिज़र्व्ड होती है उस कोटे में और आपकी जो भी परसेंटेज होती है उससे आपको 15% और ओके। रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मुझे नॉर्थ कैंपस ही जाना था। मैंने देखा यार ये तरीका है घुसने का, क्योंकि मार्क्स उतने नहीं थे, वो एवरेज मार्क्स थे। उसके थ्रू मैं घुसी। वहाँ पे मैंने एक्सटेंसिवली थिएटर किया 3 साल कॉलेज में। ओके, वहाँ पे भी मुझे वैलिडेशन मिला कि यार तू अच्छी एक्टर है, तू अच्छी परफॉर्मर है, वो सारी चीज़ें। एक प्रोफेशनल थिएटर कंपनी थर्ड स्पेस कलेक्टिव, उससे मैं लास्ट ईयर में जुड़ी ओके। और फिर ऑफ कोर्स प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के साथ जब आप जुड़ जाते हो, जब वो आपको जान लेते हैं, तो वो आपको फिर रीच आउट करते रहते हैं काम के लिए। मैनी ऑफ द पीपल माइट नॉट नो कि थिएटर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था, पर हर एक्टर हुँ, बोलता था जब मैं आई व्हेन आई यूज्ड टू लाइक डू थिएटर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू सुन रहे हैं, मुझे हुँ, पता ही नहीं था कि थिएटर होता क्या है। तो फॉर द ऑडियंस, फॉर द पीपल हु डोंट, मतलब जिन्हें अभी भी नहीं पता, हुँ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि थिएटर होता क्या है एंड फिल्म में और थिएटर में क्या अंतर है? हुँ।
मतलब दोनों बहुत डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं। अम, मुझे ऐसा लगता है थिएटर हमेशा एक प्रैक्टिस स्पेस है, एक रियाज़ की जगह है, ओके। क्योंकि रिहर्सल इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास फ़िल्म की भाषा में बोले तो एक टेक है। हुँ। आपको वन टेक में निकालना है सब कुछ। हुँ। और थिएटर होता है लाइव, फ़िल्म होता है रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड, एडिटेड, है ना? थिएटर में वो सब चीज़ें नहीं है। थिएटर एक लाइव परफॉर्मेंस होता है जिसमें एक लाइव ऑडियंस बैठ के आपको देखती है और आप वो दुनिया ऑडियंस के लिए एक स्टेज पे क्रिएट करते हैं। कई बार वो स्टेज भी नहीं होता है और थिएटर कहीं पर भी परफॉर्म हो सकता है, वो भी उसकी अब आने वाली दुनिया में जो पहचान बन गई है। नुक्कड़ों अ, पे हो सकता है, जो नुक्कड़ नाटक की हुँ। पहचान है। स्ट्रीट पे हो जाता है। आजकल हम कमरों में, लिविंग रूम्स में कर रहे हैं थिएटर। अम, और प्रोसीनियम थिएटर में तो होता ही है, जो उसका स्टैंडर्ड एक डेफिनिशन है। और जैसे मैं ऑडियंस को समझा दूँ, जैसे जो गाँव होते हैं उनमें जो रामलीला होती है, आई थिंक उससे भी हम थिएटर ही बोल सकते हैं, वो भी वो इट्स अ एक फॉर्म ऑफ तरीके का थिएटर, थिएटर है। राइट? तो हमारा सबसे इंडिजिनस फॉर्म बोले अगर, जो हुँ। सबसे पुराना फॉर्म है, वो है नौटंकी। ओके। नौटंकी अगर किसी आपको समझाना है किसी को कि यार हुँ। वो गाँव में नौटंकी होती है ना, यूपी से आया है वो, हुँ। कानपुर लखनऊ यहाँ से शुरू हुआ है। तो ओके। अगर आप नौटंकी बोलेंगे, रामलीला एक बहुत बेहतरीन हुँ। एग्ज़ाम्पल है उस चीज़ का कि एक ऑडियंस बैठी है, आपको लाइव देख रही है और आप एक कैरेक्टर में हैं और आप एक बारी में उस पूरी चीज़ को परफ़ॉर्म करते तो आप जैसे दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली का थिएटर सीन कैसा है? लाइक कैसे यहाँ पे प्लेस होते हैं? और एक जैसे लोगों के मन में रहता है अर्निंग, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या थिएटर आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? हैं। तो क्या सीन है मतलब यहाँ थिएटर का दिल्ली में? देखो थिएटर सीन बहुत एक्टिव है, मतलब जितना मुझे लगता है। मैं हुँ। बाकी शहरों के थिएटर सीन में नहीं रही हूँ, हुँ। तो मैं सिर्फ़ दिल्ली की ऑब्जेक्टिवली मैं बात करूँगी, लेकिन एक हब है, मंडी हाउस तो है ही हुँ। हमेशा से। हुँ। वहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एसआरसी, एनएसडी, एलटीजी, अ, बड़े-बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की, मतलब दुनिया भर का थिएटर वहाँ पे होता है, बहुत टाइम से होता है। ऑब्वियसली क्योंकि एनएसडी हमेशा से वहाँ रहा है। लेकिन उसके अलावा अ, इंडिपेंडेंटली भी लोग बहुत थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे थिएटर ट्रूप्स हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं, जिसमें लोग अपना काम बना रहे हैं, परफॉर्मेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। और सिर्फ थिएटर नहीं है, दिल्ली में जनरली अगर आप आर्ट का सीन देखो तो काफ़ी एक्टिव है, हुँ। इंडिपेंडेंटली, मतलब डांस भी चल रहा है, इम्प्रोव इतना चल रहा है आजकल, कॉमेडी सीन में आ गया है। तो दिल्ली मुझे लगता है क्योंकि इतना डाइवर्स है, हुँ। हर जगह इंडिपेंडेंटली लोग अपनी-अपनी आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। अम, जहाँ तक पैसे की बात है वो तो तो कांट हर एग्री। आर्ट फॉर्म हर आर्ट फॉर्म में वो दिक्कत रहती है। इनफैक्ट ऐसा भी है कि आप पैसे दे के थिएटर सीख रहे हैं, वो तो कोर्सेज़ वगैरह हो गए, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली थिएटर करते हो, पैंडेमिक के बाद यार सीन थोड़ा खराब हो गया है। ओके। क्योंकि लोग इतना ओटीटी की तरफ और एक स्क्रीन को देखने की तरफ ज़्यादा। झुक गए हैं। लाइव थिएटर और हमारा थिएटर कहाँ से आता है? बहुत सारा थिएटर मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे डीयू सर्किट से आता था। हुँ। क्योंकि बच्चे, कॉलेज के बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, अपना थिएटर बना रहे हैं और फिर वही बच्चे अपना पैशन प्रोफ़ेशनल सीन में ढूँढ रहे हैं, हुँ। वो हुँ। चलता था। लेकिन पैंडेमिक के आने के बाद ना वो भी डेड हो गया है मेरे हुँ। हिसाब से। मैं डीयू से आई हूँ, मैं जिनके साथ काम करती हूँ वो 80% लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ओके। जिन्होंने अपने कॉलेज थिएटर सोसाइटीज़ में काम किया है। हुँ। तो वो सीन डेड हुआ, उन लोगों ने थिएटर देखना बंद किया है कंपैरेटिवली, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था पैंडेमिक के बाद, 2 साल लग गए वापस आने में। तो उस तरीके से पैसा नहीं होता क्योंकि जो मेहनत जाती है उसके अंदर, क्योंकि डेली रिहर्सल चाहिए हुँ। हुँ। थिएटर में। वरना फ़िल्म में ये होता है कि इंसान अपना या तो इंडिपेंडेंटली खुद से तैयारी कर रहे हैं या तो वो वर्कशॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उसका भी वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वर्कशॉप के लिए अगर आप मुझे बुला रहे हो, उसका भी मेरा दिन का कॉस्ट लगेगा, हुँ। उसके लिए मैं फीस लूँगा। फीस लेंगे। वो इंडस्ट्री बहुत अलग है। थिएटर ऑल्सो थिएटर की रीच नहीं है ना, अगर शोज़ हम लगाते हैं, हुँ। आपको फिज़िकली जाना होता हाँ, क्योंकि मेरा एक रीज़न ये भी था, ये पैसे वाली बात जानना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कौन कितना अर्न कर रहा है एंड दैट फॉर्म ऑफ गॉसिप। है। हुँ, क्योंकि हाउ मच मनी समवन अर्निंग ये भी दिखाता है कि उस आर्ट को देखने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो क्या मतलब जैसे आप बता रहे हो, तो मतलब कहीं न कहीं थिएटर में अब हुँ, इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आफ्टर द पैंडेमिक यू आर सेइंग कि थोड़ा चार्ट मतलब नीचे ही आया है।
एज कम्पेयर टू जो था पहले? मैं ये बोलूँगी कि गैप बढ़ गया है। हम्म। कमर्शियल थिएटर भी एक चीज़ ओके। होती है, क्योंकि अगर अभी कल नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक आ जाएँ हम्म। मंडी हाउस में परफॉर्म करने, हम्म। उनकी 1400 रुपए की टिकट यूँ बिक जाती है, सोल्ड आउट। हम्म। कमानी ऑडिटोरियम में जहाँ पे 550-600 लोगों की बैठने की वो है, वो हम्म। हाउसफुल हो जाएगा। हम्म। वो गैप बढ़ गया है, क्योंकि ओके। आपको पता है कि एक हस्ती आ रही है जिसको हम लाइव देख रहे हैं, तो जो कॉन्सर्ट वाली फील होती है ना, वो आ जाती है। ओके। इंडिपेंडेंट आर्ट बनाने में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आर्ट बन रही है, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो, हम्म। आप उस पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको आर्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। हम्म। डर आ गया है कि यार ओके। अगर मैं ये शो लगाऊंगी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हम्म। पब्लिसिटी, कोलैबोरेशन, हम्म। ये सारी चीजों में गैप आ गया। तो जो छोटे स्केल पे चीजें हो रही हैं, उसमें उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर ओके। कल बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पे नाटक करने, ये रजत कपूर और ये सब ये लोग भी करते हैं, पिया बहरूपिया एक हम्म। बहुत बड़ा नाटक है जो अभी अभी क्लोज हुआ है वो हम्म। रिसेंटली। हम्म। जब वो लोग आते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है एक तरीके से, ओके। क्योंकि उनका उनकी एक पहचान ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ओके। तो वो ठीक है। सिनेरियो। ओके, तो अभी हमने जैसे थिएटर सीन की बात की, आप तो काफ़ी सारे प्लेस आपने देखे होंगे, तो ऐसे दिल्ली में होने वाले ऐसे 5 लाइक प्लेस बताओ, 5 नहीं, और वट एवर नंबर यू हैव, हम्म। दैट एवरीवन शुड वॉच। हम्म। तो मैं ज्यादातर वैसे प्लेस का नाम लूंगी जो थोड़े इंडिपेंडेंट भी हैं, जो ठीक है, मुझे हाँ ऐसा हाँ, लगता है, श्योर जो श्योर हाँ, श्योर। ताकि उनको भी वो सपोर्ट मिले, अगर हो सके तो जरूर देखो। आई थिंक एक प्ले है जो मैंने रिसेंटली देखा था, इसी साल में देखा है वदन। और वो एक नाटक है जो, मतलब उसका वो एक एग्जाम्पलर नाटक है मेरे हिसाब से। हुंकारो, वो मेटा में भी परफॉर्म करने आए थे। थिंक महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स होते हैं, तो एक बड़ा फेस्टिवल होता है। हम्म। हुंकारो, है वदन, अ, एक और नाटक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, भागी हुई लड़कियां। ओके। वो थिएटर एक नाटक क्या है उसकी डेफिनेशन को इतना चैलेंज कर देता है हम्म। कि वो आपका नजरिया, वो मतलब ये सवाल उठ जाता है कि यार थिएटर क्या है, क्या ये जो उन्होंने परफॉर्म किया, क्या ये थिएटर के स्पेक्ट्रम में आता है? अरे जो भी आप देख रहे हो लाइव और उसमें परफॉर्मर्स हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे लिए तो हम्म। वो थिएटर है। हम्म। अगर उसमें कहानी है तो वो मेरे लिए थिएटर है। कुछ भी जन्म थिएटर का आप देख सकते हो। आई मीन ओके। वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, और जन्म अम, अ, सफदर हाशमी का की डेथ के बाद एस्टेब्लिश हुआ था। हम्म। सफदर हाशमी इज नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया। ओके। ओके। नुक्कड़ नाटक इंडिया में ही होता है, यहीं पे इजाद हुआ है। हम्म। तो सफदर हाशमी ने बनाया था, क्योंकि वो थिएटर के थ्रू पब्लिक को जागरूक करना चाहते थे अगेंस्ट जो लेबर लॉज थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी। 1992 में आई थिंक ही वाज शॉट डेड व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग। जब वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें भरे मार्केट में गोली मारी थी। ओके। तो उनके बाद जन्म थिएटर, जन नाट्य मंच, वो एस्टेब्लिश हुआ। हम्म। और वो लोग लेफ्टिस्ट ग्रुप है, कम्युनिस्ट जो आइडियाज है उनके साथ वो काम करते हैं। लेकिन उनके नाटक से ये पता चलता है कि नुक्कड़ नाटक की अहमियत क्या है। वो बात जो भी बोले, अगर आप एक थिएटर एंथुजियास्ट हो, आप थिएटर पसंद करते हो और नुक्कड़ नाटक में जानकारी बनाना चाहते हो, तो उनका नाटक देख के आप फंडामेंटल्स एस्टैब्लिश कर सकते ओके। हो। पांचवा नाटक, ये मुझे पिया बहरूपिया बहुत पसंद है, पर वो बंद हो चुका है। ओके। पर वो आई थिंक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शूट करके डाला हुआ है। ओके। तो वो एक नाटक है जो बहुत मजेदार, वो कोई कमर्शियल नाटक है जो 14 साल उन्होंने उसके शोज किए। वो डेफिनेटली देखना चाहिए। और विल फाइंड इट एंड विल शेयर द लिंक। हाँ, कर सकते हैं, है ना? फॉर श्योर। वो भी है। और मैं एक और एक्स्ट्रा बोनस हाँ हाँ, देना है। एक्स्ट्रा और बताओ, 5 और बताओ एक्स्ट्रा। एक और म्यूजिकल है जो मुझे बहुत पसंद है, तानसेन। ओके। तो उसके भी कुछ 190 शोज हो जाएंगे शायद इस साल में कभी। और वो मेरे बहुत क्लोज कलीग्स, और उनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है। अ, उस कंपनी से रिलेटेड है, और उन्होंने वो म्यूजिकल बनाया है तानसेन के ऊपर। मुझे तो वो भी बहुत पसंद आया था। आपने उनका नाम क्या बताया था, जो स्ट्रीट थिएटर के होते हैं? जन्म, जन्म थिएटर, नहीं, जिन्हें शो सफदर हाशमी। सफदर सफ सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। तो जो ठीक। उनका स्टूडियो है शादीपुर में, उनका हम्म। एक
लाइब्रेरी है, इट्स लाइक अ बुक स्टोर हम्म मे डे हम्म कैफे। मे डेज वो लेबर्स के लिए काम करते हैं ना, ओके मे डेज 1 लेबर ओके डे। 1 हाँ, मे डेज तो मे ओके डे कैफे है उसका नाम। और स्टूडियो सफदर उनके छोटी सी स्पेस है, एक ऑल्टरनेटिव स्पेस है जहाँ पे वो कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करते हैं। तो बाहर से मजदूरों को ले आएंगे, रिक्शा चलाने वालों को लाएंगे, बच्चों को ले आएंगे ओके शो देखने के लिए। और पहले उनकी प्रथा थी कि वो जो भी शो देखते थे वो किसी से पैसे नहीं मांगते थे। लास्ट में एक टोपी घूमती थी या बास्केट घूमती थी और लोग उसमें डोनेशन डालते थे, ओके जैसे नुक्कड़ में होता है। अब वो लोग ऑफ कोर्स उनको भी अपना डेवलप करना है या एक्सपैंड करना है, तो अब जाके उन्होंने थोड़ी एक नॉमिनल फी चार्ज करनी शुरू करी है कि अगर आपको परफॉर्म करना है आप कर सकते हो। उनकी वाइफ अभी भी शी इज अलाइव, हम्म मोनाश्री हाशमी। हम्म वो भी काफी चीजें देखती है। वो उन्होंने वो हाल देखा, मतलब उस समय पे। ओके शी इज द वन हु वन कैन स्पीक टू, तो उनसे बात शी इज कर। ऑल्सो एन आर्टिस्ट हाँ हाँ, तो वो जी साथ में ही करते थे थिएटर। ओके मोनाश्री हाशमी और वो सफदर हाशमी, दे आर मैरिड। और फिर उन्होंने ये डेथ के बाद उन्होंने लीड किया, शुरू किया ये। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कॉन्वर्सेशन में जहाँ पे मैं ले जाना चाह रहा था। आपने अभी सफदर हाशमी जी के बारे में बताया। हम्म लाइक उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की एंड आई ऑल्सो थिंक अबाउट ए लॉट लाइक सोशल रिफॉर्म्स सोशल चेंज एंड एवरीथिंग। एंड उसमें ये भी सवाल आ जाता है कि आर्ट की क्या जिम्मेदारी है, सिनेमा की क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड द सोसाइटी। जैसे अभी पूरा वो चल रहा था डिबेट द एनिमल मूवी पे भी कि भाई वो मूवी अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को। तो एक पार्ट ऑफ साइड थी कि भाई नो मूवीज डोंट अफेक्ट दैट मच, एक हम्म। साइड थी कि नहीं मूवीज अफेक्ट दैट मच। तो व्हाट डू यू थिंक, डू मूवीज अफेक्ट सोसाइटी? सेकंड, क्या आर्ट की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी का भार भी उठाए, या इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंग दैट इट्स माय थिंग आई वांट टू शो इट? तो हाउ टू कीप ए बैलेंस बिटवीन द टू? जिम्मेदारी तो है, आप लोगों तक अपना काम लेके जा रहे हो, आप एक पॉइंट बना रहे हो। पर मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऑडियंस को स्मार्ट बनाना, या अपनी ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझना, हम्म उनको सोचने पे मजबूर करना। और उनको ये नहीं बताना कि ये सही है, ये गलत है, पर उनके मन में एक सवाल का जागरूक होना। अगर मैं बैठ के आर्ट देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं कुछ ऐसा पीस देख रही हूँ जो मेरे मन में मेरे बारे में एक सवाल नहीं उठवा रहा है मुझसे, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, या मेरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, या मेरी फैमिली के अंदर मेरी क्या ज़िम्मेदारी है उसके बारे में, तो मुझे लगता है वो आर्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी वो आर्ट नहीं है, पर वो आर्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी एक जगह ये बननी चाहिए कि वो इम्पैक्ट करे एक-एक दिल को। अभी क्या है, मासेस की अगर बात करूँ, तो हमारा मास इन्फ्लुएंस हो जाता है यार। द हम्म मास 80% 90% ऑफ द ऑडियंस विल। ऐसा कौन समझदार इंसान है जो सिनेमा देखने जा रहा है, बोल रहा है कि यार ये सिनेमा है, मैं इसको बस एक ऑब्जेक्टिव नज़र से देखूँगी या देखूँगा, और ये मैं घर जब वापस आऊँगी तो फाइन, आई विल नॉट। इतना मैच्योर कोई कौन है? कितने लोग हैं? इनफैक्ट हमारे सारे आइडियाज, आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ दोस्ती, सब कुछ फ्रेंडशिप, सिनेमा से सब आता चीज है। वहां से आ रही है। कितने सारी सिनेमे चीज हैं सिनेमा से। लोग। हाँ तो जब कुछ ड्रामेटिक होता है ना, घर में लड़ाई होती है, वो ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने लवर से लड़ाई करते हो, वो ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने दोस्त से लड़ाई करो, भाषा ऑब्जर्व करो। सारी सिनेमा वाली भाषा है। और जब तुम सैड हो उसके साथ जो तुम म्यूजिक सुन रहे हो जो पीछे, यू आर थिंकिंग यू आर द सेंटर ऑफ द मूवी एंड पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, कभी दैट्स गाड़ी में ऑल्सो। बैठे हो, बाहर बारिश हो रही है, हाँ शीशे में से बाहर देख रहे हो, भाई यू फील लाइक कि तुम्हें बाहर से कैमरा शूट कर रहा है हाँ जाते हुए। राइट तो वो आइडिया, हम लोग कंडीशंड है बहुत। मैं मासेस की बात कर रही हूँ, मैं नीश ऑडियंस की बात ही नहीं कर रही। राइट। तो जब आप, मतलब एज़ एकता कपूर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार, कि मैं अपनी ऑडियंस को, सॉरी एकता, बट मैं अपनी ऑडियंस को सुचवाऊँ तो सही। भाई उसने छोड़ दिया, स्पून फीड उन्होंने करूँगी। सुचवा दिया। मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है यार, जो भी आ रहा है ऑडियंस मान रही है, और उनका वो स्टैंडर्ड फिर यहीं सेट हो गया, रादर देन यहाँ। फ्रेंच फ्रेंच लोग आर्ट को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑडियंस सोचती है यार, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे 2 सवाल, 2 पार्ट्स थे ना इसमें, कि
कितना इन्फ्लुएंस करता है और और क्या मेरी क्या जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी मैं है इतना कि सोचूं कि यार हाँ, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट तो होगा। ये बहुत इंटरलिंक्ड है क्योंकि आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी एक सोचवा सकते हो ऑडियंस को, ठीक है? जैसे पीके जैसी मूवी या थ्री इडियट्स हम्म, जैसी मूवी में वही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सही गलत उसमें डिफाइन कर दिया मेरे लिए, है ना? ओके। मुझे लगता है। और ऑल्दो मुझे वो मूवी अच्छी लगती है बट हाँ, आई नहीं वुड लाइक मुझे टू, आई मूवी नो नो आई वुड लाइक टू हियर हाँ, योर बिकॉज़ पर्सपेक्टिव। 2 चीज़ है, मूवी टेक्निकली बहुत अच्छी हो सकती है, हम्म, लेकिन उसका वो टेक्निकली अच्छी होती है तो वो आपको एंगेज करने लग जाती है। हम्म, ये पहला जॉब है, ठीक है? दूसरा जॉब है कंटेंट, क्या बात हो रही है? तो एनिमल मैंने सुना है कि टेक्निकली अच्छी मूवी है, ठीक है? हम्म, पर जो आप उसमें कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करवा रहे हो, जो आप उसमें कहानी बोल रहे हो, जो छोटी-छोटी चीज़ें उसमें हो रही है, एज़ एक्शन रिएक्शन एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर की तरफ रिएक्शन जो डायलॉग बोले जा रहे हैं, वो भी मुझे डीपली इम्पैक्ट करने लगेंगे ना हम्म, ऑटोमैटिकली। हम्म, बहुत लोग एक्शन देखने आते हैं और ये सब करते हैं, बट जो इमेज मेरी एक मेल के बारे में बन रही है अबाउट हिज़ हीरोइज़्म या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, वो इमेज मेरी फिर फीमेल की क्या बनती है सिनेमा के थ्रू कि वो आइटम गाने पे नाच रही है, ठीक है? हम्म, ये मेजॉरिटी ऑफ द वो है। कितनी फ़िल्में हैं जिसमें फीमेल्स एक हीरोइक स्टेप ले रही हैं, है ना? और वो हीरोइज़्म डिफाइन हो गया है आजकल एक्शन और वायलेंस के थ्रू। हम्म, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको बदलो, देख लिया यार, अमिताभ बच्चन के टाइम से देख रहे हैं। आपको रिफ़ॉर्म करना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज जो मेरे आस-पास चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँ आर्ट के थ्रू। आर्ट वहीं से आता है, हम्म, लेकिन आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन की भी जगह है। मुझे कुछ फ़ील हुआ, मुझे उसको अपनी आर्ट की तरफ आर्ट की थ्रू बोलना है। हो सकता है कोई उसमें जवाब या ऑडियंस सोचे नहीं, लेकिन ऑडियंस को मैं कुछ फ़ील करवा रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे कोई सोशल रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई सोशल चेंज नहीं चाहिए। हम्म, वो भी आर्ट है, ठीक है? जहाँ पे मैंने पेंटिंग बना दी सुंदर सी और वो एक सुंदरता की फीलिंग बयान कर रही है, वो भी वो स्पेस है। राइट, ज़िम्मेदारी की जहाँ तक बात है, मैंने एक पॉइंट तो बोला है कि वो आपको उठा के चलना पड़ेगा कि आप कैसी ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि फिर वही मेरे आर्ट का लेवल भी तय करती हम्म, है ना? मेरे आर्ट का रिस्क टेकिंग तय करती है। हर कोई गाने लिख रहा है, बना रहा है, गा रहा है, ट्रेनिंग लेके आप गा पा रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या है? राइट, वो एक मुझे लगता है द मीनिंग ऑफ आर्ट इज़ नॉट जस्ट टू गेट व्यूज़। सोशल मीडिया के चलते अब आर्ट की डेफिनिशन बदल गई है, मुझे ऐसा लगता है। पर वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप अब सोसाइटी को अपने साथ लेके चल रहे हो उसके थ्रू या नहीं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट के इम्पैक्ट, तो हाउ आई थिंक इज कि हम सोसाइटी में हर एक वे, मतलब हर फॉर्म ऑफ इंसान है, ठीक है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, और अच्छा बुरा बहुत ज़्यादा वो जाते हैं मतलब बाइनरी, बट आई वुड से कि कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं कुछ बुरे आइडियाज़ हैं, है ना। एक के हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मार दो, एक पर्टिकुलर अगर कुछ लोग हैं उन्हें मार दो, एक एक मानता है कि नहीं मारना चाहिए। बट अगर इस आदमी के पास आर्ट आ गई, इस आदमी से आ गई वो बनानी मूवी मास लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, तो आर्ट इज ए मूवी इज काइंड ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए फिल्म मेकर, व्हाट ही इज थिंकिंग, हुँ, आई फील दैट। हुँ, तो आई फील कि आई डोंट नो कि हम उसे कहाँ तक रोक सकते हैं, बट हाँ एज ए सोसाइटी के लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो एक खराब चीज़ है, जो हमें पता है कि यार ये तो चीज़ सही नहीं ही है, हुँ, हम इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, जैसे मतलब इस साल या पिछले 2-3 साल से हम नोटिस कर रहे हैं, हम फिर से बैकवर्ड जा रहे हैं, जैसे कि एंड्रू टेट जैसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हुँ, ठीक है। एवरी पर्सन आई फील लाइक कि पहले जो एक बीच में चीज़ चली थी कि हमें फीमेल्स क्या इज्जत करनी चाहिए, हमने भी चीज़ सीखी, ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर भी शुरुआत से थी, पर हमें पता चला कि यार अब यही अच्छी बातें होती है, तो हम वी आर लर्निंग, हुँ, एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि वी आर जस्ट गोइंग बैकवर्ड। हुँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी, जैसे हम एकता कपूर के सीरियल की बात हुँ, कर रहे थे, हुँ, एंड वी हियर दिस कॉन्वर्सेशन वेरी ऑफन, जो या हमारे यहाँ की लेडीज है जैसे बड़ी, तो वो बोलती है मुझे तो ना वैसी वो चाहिए, बहू जैसी वो सीरियल में आती है ना, हाँ, एंड नाउ दे आर नॉट सीइंग द ह्यूमन, वो एक कैरेक्टर जो कैरेक्टर कि एक देख रहे हैं। आइडियल है उन्होंने दिखाया, उससे कंपेयर कर रहे हैं रियल ह्यूमन को, वो कभी मैच नहीं होगा। हुँ, तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में उनके बीच अच्छी चीजें नहीं चलेंगी, वो तो कह रही है कि आइडियल तो ऐसी होती है जो अपनी मतलब सास की बिल्कुल हुँ, इज्जत करती रहे, वैसे सुना भी रही है उल्टा, लेकिन वो बोल रही है माजी माजी हाँ, ऐसे कैसे, है ना। या बोल रही है कि मुझे तो मिहिर जैसा वो चाहिए दामाद, अब कहाँ मिलेगा उसे, असली रियल लाइफ में तो मिहिर भी ऐसा नहीं है। तो हुँ, आई थिंक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें एक रियल एक रोनेस आए,
जैसे मेरा भी ये पहला ओपिनियन था कि आर्ट में ना ऐसे अब्यूज नहीं होना चाहिए, वर्ड्स ऐसे नहीं यूज होने चाहिए, है ना, ऐसे वो दिखाओ ना अच्छे लोग। बट मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे अभी हम मोहब्बत जिंदाबाद करके एक शो देख के आए थे, तो उसमें एक पार्ट है एक शो का जहाँ पे अब्यूजेस होती हैं, ठीक है, या थोड़ी सी एडल्ट बातें होती हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके गया था, तो मेरे पापा को वो पार्ट नहीं अच्छा लगा। वो बोल रहे थे ये क्या बोलने की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि आई अंडरस्टैंड कि आप का थोड़ा मतलब आपके लिए एकदम शौक वाली चीज हुई क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। बट मैंने कहा आजकल की जो जनरेशन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो चीज है उसे वो क्यों ना वैसे शो करें, उसे छुपाने से क्या होगा। उससे क्या हो रहा है कि फिर वो आदमी एक आइडियल वो हो जाता है बंदा, उसे पता है कि इन्हें तो आइडियल अच्छे लगते हैं लोग, तो मैं एक एक्टिंग करता हूँ, एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जबकि वो लोग रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते। उसकी वजह से एक मिसमैच हो जाता है, आप कभी उसे जान ही नहीं पाते। हम लोग कभी एक दूसरे को जान ही नहीं पाते, हम सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बेटा होने का, अच्छा बाप होने का, अच्छी माँ होने का, जो हमने मूवीज में देखे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एक रियलिटी दिखाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हम जो ये शो करने वाले हैं, क्योंकि उसमें वो ऐड हो जाएगा, म्यूजिक ऐड हो जाएगा, एडिटिंग ऐड हो जाएगी, और वो पूरा ऐसा हो जाएगा आदमी को लगेगा कि भाई पैकेज यही मिल यही जाएगा। सही है पैकेज। एंड या आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से भी आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें, आपका कोई भी थॉट, कोई भी बाहर मुझे जानी तो चीज। लगता है ये एजुकेशन से शुरू होता है यार, हमारे एजुकेशन सिस्टम से। हम्म। और हमको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे शब्द कि यार इस चीज को थोड़ा और प्रोज कॉन्स थोड़ा और सवाल पूछ के, सवाल ही नहीं पूछे कभी हम तो स्कूल में। डर लगता था कुछ पूछने हम्म। में, मन में आते ही नहीं थे सवाल, क्योंकि जो हमें बोला जाता था जो है वही है, इतने सालों से यही चला आ रहा है, इसी हम्म। को मानो। तो वो सवाल करने की एबिलिटी कम होने की वजह से हम सेल्फ डिसेप्शन में चले गए। हम्म। हम हर चीज जो हमें पेश की जा रही है हम उसके साथ ओके है, ठीक है यार जैसा है वैसे ही तो है, हम्म। ऐसे ही तो होता है। हम्म। तो उसको उस पे सवाल करने वाले लोग भी कम है। तो जब आर्ट पे भी सवाल उठाते हैं, हमको नहीं पता वो हमें अफेक्ट कैसे कर रहा है, और वो मुझे लगता है लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लैक ऑफ आर्ट एजुकेशन भी है। हमें बचपन में आर्ट क्लास होती थी, उसमें बस हमें आर्ट पेंटिंग का मीनिंग बनाने हमारे थे, लिए पेंटिंग था। पेंटिंग था, हाँ, यही ड्राइंग, होता है आर्ट। बस ये होता है। आज भी बच्चे यूज़ करते हैं कि मैम मैं हाँ। आर्ट की क्लास करने जा रही हूँ। आर्ट मतलब क्या? वो होता है विजुअल आर्ट, ठीक है? वो वोकैब्युलरी में फ़र्क है। पर ठीक है, एक सोसाइटी हम्म। खासकर आर्ट की नॉलेज जब गेन करती है, उसे समय लगता है। हम्म। हम लोग पीछे हैं, और अभी जो तुम भी कह रहे हो ना उस गैप की और मिसमैच की बात, हम्म। जनरेशन टू जनरेशन, बहुत अभी बहुत मुझे लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस में हैं हम लोग, हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे मुकाम पे है, आर्ट ऐसे मुकाम पे है, और माइंडसेट भी हमारा बहुत अलग मुकाम पे है अभी। जिस तरीके से फेमिनिज्म की वेव आ रही है, या कम्युनलिज्म का जो स्टेट चल रहा है, हम्म। पॉलिटिक्स चल रही हम्म। है, हम लोग काफ़ी मुझे लगता है वॉलेटाइल स्पेस में अभी एज़ एज़ अ नेशन। राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर एज़ पीपल फर्स्ट, इवन बिफोर मेल, फीमेल व्हाटएवर। तो जैसे हमने अभी अब बीच में पीके मूवी के बारे में बात की थी हुँ, और हम आर्ट से इधर मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रैशनल हुआ हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, कि मुझे बड़ा मज़ा आता है लॉजिकल फैलेसीज के बारे में जानने में, हुँ, एंड देन उसे मिसमैच करने में कि मैं अच्छा यहाँ पे ये लॉजिकल फैलेसी होती है, ओ आई मेड दिस मिस्टेक, है लोगों को उस तरीके से देखने में। हुँ, तो मैं बड़ा, जितने भी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर बड़े ही रैशनली आए हैं। हुँ, टू शेयर सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम ए वीगन, हुँ, तो मुझे एनिमल राइट्स का ऐसे इमोशन नहीं आया समझ में कि यार उसे भी पेन हो रहा होगा व्हेन आई एम फीलिंग द पेन, नो आई जस्ट फील इट कि यार रैशनली मैं यार, मेरा दूसरा जो मेरा लाइफस्टाइल है वो मिसमैच जा रहा है अगर मैं रैशनली सोचता हूँ, हुँ, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जैसे मैंने पीके मूवी देखी, हुँ, तो मैंने देखा कि यार उसका जो इम्पैक्ट है, जो मास लेवल है वो चेंज कर पाए उसमें कुछ, जैसे आपने कहा कि उसमें थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट वो हुँ, एक दिखा दिया, वो पॉइंट है, बट फिर भी उन्होंने कुछ एक सवाल उठाए हुँ, और उसे मास तक पहुंचाया। हुँ, तो आई थिंक और उसका जो इम्पैक्ट है, जो मैं देखता हूँ कि लोग आज भी शेयर करते हैं, यार मैंने वो मूवी देखी थी उससे मैं चेंज हुआ है। आमिर खान की जैसे हुँ, इंजीनियरिंग के ऊपर मूवीज आई, ठीक है, उसका जो बोलते हैं कि मैं उस मूवी के बाद चेंज हुआ। हुँ, तो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि इमोशंस ड्राइव मासेस, हुँ, है ना, रेशनैलिटी डोंट, है ना। रेशनैलिटी से बहुत ही नीच लोग चेंज हो सकते हैं, हाँ। बट इमोशन से बहुत लोग चेंज हो सकते हैं। And जैसे हमने कहा आर्ट का इम्पैक्ट है, तो व्हाट डू यू थिंक, डू यू आल्सो एग्री लाइक टू दैट दैट इमोशंस चेंज मासेस?
हाँ, मतलब अगर मैं प्रेज़ेंट मोमेंट की बात करूँ तो वो है अभी मास्टर्स के साथ। हम्म। उम, पर वो बदला जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि एक और इंसान का नाम लूँगी, बर्टोल्ट ब्रेख्ट। ओके। वो परेशान हो गया था इस आइडिया से ओके। कि जब लोग थिएटर देखने आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट रो रहा है, तो उसके साथ रो रहे हैं। हम्म। हँस रहे हैं, स्टेज पे कैरेक्टर्स या कॉमेडी कर रहे हैं, तो हँस रहे हैं। हम्म। और इमोशनली इतना इमर्स हो गए हैं कि आर्ट फॉर्म पे सवाल उठाना बंद कर दिया है या पॉलिटिकली देखना बंद कर दिया है उसको। क्या चल रहा है, कहानी किस बारे में है, सोसाइटी से कैसे रेलेवेंट है, वो बंद करना छोड़ दिया रादर देन उसको देख के इतना रियल टाइम में अफेक्ट हो रहे हैं बस। और फिर उनको बोला हाँ कि भाई बहुत रोना आया, ये हो गया वो। उसने इस आइडिया को चैलेंज किया और उसने एक नया फॉर्म इजाद किया, एपिक थिएटर, जिसमें मैंने तुमसे बात करी हुई है इस बारे में पहले। रैट के बारे में, जो मैं हाँ, रैट देख के आया था। हाँ। तो वो उसने जर्मनी में बदलने की कोशिश करी, हम्म। ठीक है? और वो पूरे यूरोप में फैला फिर, हम्म। लाइक मैड, पागलों की तरह। हम्म। क्योंकि आपने वो इमोशनल इमर्शन काट दिया। हम्म। आप बोल रहे हो तुम घुसोगे ही नहीं इमोशनली अब। हम्म। अब तुम इंटेलिजेंट ऑडियंस, मतलब कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है, बोलने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि जब आप इमोशनली इमर्स होते हैं, तो आप रैशनली नहीं सोच सकते, सिंपल हम्म। सी बात। हम्म। तो अपनी ऑडियंस को और रैशनली आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए और कहानी को क्वेश्चन करने के लिए या ये थिएटर में क्या चल रहा है, उनको उस तरीके से इन्वॉल्व करने के लिए उसने ये बनाया हम्म। कि अगर मैं कोई डार्क चीज़ बता भी रहा हूँ, तो मैं ऑडियंस को रुला के नहीं बताऊँगा, हँसा के बताऊँगा। उसने ये चॉइस बनाई, उससे वो आर्ट फॉर्म शुरू हुआ। तो मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि हम लोग बहुत सेंटी हैं एज़ इंडियंस, ह्यूमन मार्क्सिस्ट की बीइंग्स, बात, आई थिंक। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। पर इंडिया में उस पे ज़्यादा बात होती है क्योंकि आप देखते हो अपने आस-पास बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी हैं चीज़ों को लेके, बहुत फिकल अ, है इमोशंस, रिलेशनशिप्स, अ, हमारे कस्टम्स, हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, लोग उसको भी बहुत पकड़ के बैठे हैं, उसको भी लेके आइडेंटिटी की इतनी मारा-मारी है। और हर आदमी अपने अंदर एक चीज छुपा हुआ है, क्योंकि वो एक शायद रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने कहा। हाँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा कि यार पापा मैं हाँ, ये हूँ, बट आपके सामने सोशल आई कंडीशनिंग इतनी आई ज़्यादा। कांट शो। हाँ, क्योंकि समाज में ऐसा है, समाज में ऐसा है, आपको ऐसा रहना है। तो मुझे लगता है वो बदल सकता है जब वही द मेकर्स जिनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग आर्ट, वो इसको बदलने की कोशिश करें। वो यूनाइट होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थॉट में कहीं यूनाइट हो या, और वो मुझे लगता है वो एक फेज आता है हमेशा, हर एक नेशन की ही बात करूंगी क्योंकि वही एक चीज है जो हमें बांधे हुए है। बट इसमें ना हम एक लूप में आके जैसे एक फंस हम्म, जाते हैं, जो मैंने आर्ग्यूमेंट सुने हैं। जैसे हम्म, फिल्म मेकर्स बोलते हैं जब हम कोई आर्टसी वो बनाते हैं चीज़, तो हम्म, लोग नहीं देखने आते। फिर हम्म, लोग बोलते हैं कि इतना आप आर्टसी चीज़ नहीं बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग कैसे देखने आएंगे। ठीक है। तो ये लाइक मुझे बैलेंस। लगता है ये एक लूप है, ठीक है। तो इससे आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि वी हैव द वो सॉल्यूशन राइट हम्म, नाउ क्या हम्म, होगा। बट हाँ, आई थिंक मुझे जो वो लगता है, ठीक है, अगर आप इनिशियल ईयर्स में ही, ठीक है, जब बच्चे, अगर आप उसके एजुकेशन का पार्ट बनाओगे, हम्म, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात भी की थी लाइक ऑफ द कैमरा भी, कि भाई आर्ट को देखना भी कई बार सीखना वो पड़ता है, हमें नहीं आता कि कैसे देखें। हाँ, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि जब मैंने सुना कि जब इरफान खान, जब उनके बारे में पता चला कि इनकी लंच बॉक्स नाम से मूवी थी और ये बहुत अच्छी थी, एवरीबडी इज हम्म, अप्रिशिएटिंग दैट, और हम्म, मैंने तो कभी वो मूवी नहीं देखी। मैंने तो जो हम्म, जी पे आती थी या मैक्स पे आती थी टीवी पे, वही हाँ, मूवीज देखी थी। हाँ, तो मैं वो मूवी देखने गया कि यार ऐसा क्या है इस मूवी में, हर कोई वो कर रहा है तारीफ, और मैं सच में कुछ समझ नहीं आया, और मूवी ऐसे ही एंड हो जाती है ना। फिर हाँ, मैंने उसकी जाके एक्सप्लेनेशन देखी, तो मुझे पता चला ओके ऐसी मूवीज होती हैं, एक ओपन एंडिंग नाम की भी चीज होती है, वरना मूवीज हमें स्पून फीड करती हैं कि ये हम्म, हीरो था, हीरो ने ये किया, ये सही होता है, विलेन ने ये किया, ये सही नहीं होता, तो हाँ, यू शुड डू दिस इन लाइफ। हम ऐसे आते थे मूवीज से बाहर, बट उसमें ओपन एंड पे छोड़ देते हैं वो। हम्म, तो मुझे पता चला कि ओके ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो मैंने वीडियोस देख के वो सीखा, तो मैं जब मूवीज देखता हूँ तो मैं उस लेंस से लेंस, देखता हूँ, मुझे एक लेंस इकट्ठा करना पड़ा अपनी, है ना, अपने जो रिसोर्सेज में, कि मुझे इस लेंस से देखनी है मूवीज, या इस लेंस, ये भी लेंस है मेरे पास मूवी देखने का। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन में वो पार्ट आए, कि आप बच्चों को सिखाओ अलग दिखाओ। अलग फॉर्म ऑफ आर्ट,
उन्हें दिखाओ, ना कि सिर्फ पेंटिंग। हाँ, ठीक है। क्योंकि यार हाँ। आर्ट लोग ना नहीं समझते हैं, लोगों के लिए लोग मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एम करो इसमें, इवन अपर मिडिल क्लास को एम करो, उनका अभी भी माइंडसेट वैसे ही चल रहा है ना कि आप आर्ट इज़ अ साइड थिंग, हाँ, टाइम पास। पढ़ाई हाँ, टाइम पास करने के लिए ठीक है। अनलेस आप बहुत ही ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हो, लेकिन उसमें भी मैं इसलिए बोल रही हूँ अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, क्योंकि आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के अपना पैसा किसी कोचिंग अकेडमी को दे दो या फिल्म स्कूल को बोलो इसको एक्टर बनाओ, मैं तुम्हें पैसा दूँगा। है ना? वो बहुत प्रिविलेज क्लास कर सकती है। तो अभी भी वो सिक्योरिटी विद पढ़ाई की है, इंजीनियर तो बन जाएगा। एमएनसी में कोई 30,000 35,000 की जॉब तो लग जाएगी। उस तरीके का एटीट्यूड की वजह से आर्ट आर्ट को तवज्जो नहीं मिलता है और वो आपका लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। मेरे पापा घर आते थे जब 9 टू 5 की जॉब करके सबसे पहले क्या करते हैं? टीवी खोलते हैं, आर्ट देखते हैं, न्यूज़ मीडिया वीडिया वो सब अलग है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट, मास कम्युनिकेशन। तो आप कैसे उस थिएट्रिक्स को आपको पता ही नहीं है कि आपको आर्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आप उसके बारे में अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हो लेकिन आप अब्सॉर्ब कंप्लीटली कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप करण जौहर हो और आप एक्स्ट्रावेगेंट सेट बना रहे हो, अगर आप अपने मेल प्रोटैगनिस्ट को एक वल्नरेबल सिचुएशन में रोते हुए दिखा दो, एक ऐसी साइट जो हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है देखने की, आदमी को रोते हुए देखने की बस, हेल्पलेस देखने की, रादर देन कि वो आदमी खून में लथपथ है और एंड में उठ के विलेन को जाके मर्डर कर रहा है। देख लिया वो। अगर वो ये चॉइस बना ले ना, तो भी काफ़ी है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम कई बार क्रिटिकली नहीं देखते तो हमें पता नहीं चलती, लेकिन जब वी मेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है? जो गीत का कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब बोलती है, बात करती है, सब कुछ। लेकिन अंत में वो सर्कल डाउन कैसे कर रहा है? एक आदमी की ड्रीम्स को ही अपने सेंटर में रखा है। जब उसकी लाइफ बदली गीत की वजह से, वो गीत को रेस्क्यू करने गया। उसने गीत को रेस्क्यू किया ना, गीत उठ नहीं पाई खुद से। रॉकस्टार को ले लो, उसमें भी कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, मुझे वो मूवी बहुत पसंद थी पहले, तो मुझे अभी बड़ा टॉक्सिक प्रॉब्लमैटिक सा लगता है कि उसमें अगेन स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर और वो किसकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, या कौन है सेंटर में? एक मूवी चूज़ करो जिसमें आप एक फीमेल को उस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो कि स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या तो बैलेंस है। दोनों को, जैसे लक बाय चांस, उसमें कोंकणा की कहानी देखो यार, जो वो कैरेक्टर प्ले करती है, और साइड बाय साइड फरहान अख्तर की कहानी देखो। इट्स उसमें कोई ऐसे हैप्पी एंडिंग उस तरीके की नहीं है कि बड़ा एक्टर बन गया और अब मैं अमीर हूँ और अब मैं सक्सेसफुल हूँ। कोंकणा के फ्रेम से एंड होती है वो मूवी, जिसमें वो बस एक सपोर्टिंग एक्टर है हमेशा, कभी लीड एक्टर नहीं बन पाई, और वो शी इज सैटिस्फाइड इन दैट। आई थिंक अगर उन्हें फीमेल को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो भी करना होता है ना, तो बड़े ही जो वे ऑफ स्ट्रेंथ उनका एक्शन ही है। जैसे अभी अगर दीपिका पादुकोण को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना, तो वो फिर वो पुलिस ऑफिसर बन के एक्शन कर रही है, या वो बनेगी सोल्जर, वो एक्शन करेगी, तो वो स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि उसने अपने पापा के अगेंस्ट जाके वो कर ली शादी। दे विल नॉट शो दैट, ठीक है, कि भाई मेरा भी कुछ ड्रीम्स है, मेरी कुछ इंडिविजुअलिटी है, तो मैं उठी। और जैसे आपने रॉकस्टार की मूवी की बात करी, इनफैक्ट मुझे उसमें सीन ये भी नहीं अच्छा, मैंने तो रिसेंटली देखी क्योंकि मैं रिसेंटली मूवीज में आया, तो मुझे उसमें ये नहीं अच्छा लगा कि वो किसी से शादी कर लेती है, एंड उसका हस्बैंड तो वाज राइट ना, बट क्योंकि हम मूवी सेंटर जो कैरेक्टर से देख रहे हैं, तो हम उनकी लव स्टोरी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भी छोड़ के आई है। उसने तो कोई मिस्टेक नहीं की, उसने उस पर ये भी नहीं कहा कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है, वो अपनी मर्जी से आई। और उसके हस्बैंड की कोई बात ही नहीं है करता कि भाई उसके हस्बैंड की भी बात होगी, उसके हस्बैंड का क्या हुआ, वी डोंट नो, वी जस्ट नो कि वे दोनों आपस में मिले या जो भी, इनकी स्टोरी पूरी हो जाए बस, और सब लोग तो चाहे भाड़ में जाते रहे। एंड आई थिंक फिर हम उसी तरीके से अपनी भी लाइफ में देखते हैं कि मेरी शादी भी हो गई, बट मैं इससे प्यार करता तो मेरा इससे अफेयर भी सही है, क्योंकि हम तो प्यार कर रहे हैं ना, मूवीज में दिखाए लव स्टोरी, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली भी देखो कि उसमें और भी लोग तो इन्वॉल्व हैं तुम्हारी स्टोरी में भी, सब अपने यूनिवर्स का सेंटर है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा कि उसे रोते हुए दिखाओ, छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करनी चाहिए, वैसी तो बनाओ, वो अफेक्ट करती हैं। क्योंकि वो इमेजरी ना बार बार रीइंफोर्स होती रहती है हीरो की स्पेस लेने की।
हीरो से मेरा मतलब है मेल प्रोटैगनिस्ट, हम्म, जिस तरीके की स्पेस लेते हैं एक फ़िल्म के स्क्रीन टाइम में ले लो या उस फ्रेम में ले लो या कहानी में ले लो, वो थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं राइट। कह रही कि फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाओ, लेकिन कुछ ऐसी चॉइसेस दिखाओ जो रियल लाइफ़ में मैं उसका रिफ्लेक्शन देख पाऊँ। हम्म, अच्छा ये भी हो सकता है। एक औरत को किसी आदमी के डायरेक्शंस को रिजेक्ट करते हुए दिखाओ। वो हम्म, एक स्टैंड ले रही है, बस ये भी दिखा दोगे, उससे भी काफ़ी होगा। और सिर्फ़ फीमेल नहीं, मैं कह रही हूँ अभी क्योंकि सिस सिसहेट मेल्स एक हायरार्की पे है ना, हम्म। इस हमारी कंट्री में। इवन नॉन बाइनरी या ट्रांसजेंडर या कुछ भी, उनको थोड़ा पावर में या उनको थोड़ा हम जैसे लोगों के बीच में दिखाने की ज़रूरत है, रादर देन वो सेट हायरार्की में चीज़ों को दिखाना। So you were talking about the portrayal of women in movies, in mass movie, जैसे हमने बताया men या जो भी है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं करते। जैसे मुझे जो एग्जांपल याद आता है, जैसे LGBTQ जो कम्युनिटी के लोग होते थे, हुँ, उनको बड़े ही लाइक कैरिकेचर्ड वे में वो शो होते थे जब तक मूवीज, या एक साइड में है कि इनसे तो बस हंसना है, ठीक है हुँ, तुम्हें, एंड यू विल लो क्या बे तू, और हम उसको, क्योंकि हम उस पे हंस रहे हैं, तो अगर हमें किसी बंदे का मजाक उड़ाना है तो हम उसको बोल रहे हैं कि यू आर कैन गे, या यू आर तू वो है, तू क्या गे है क्या, अगर वो ऐसी लेबल। हरकतें कर रहा है तो हुँ, हम लेबल, तो हमने मजाक उड़ने को उस वर्ड से जोड़ दिया, एंड ये आपस में कोरिलेट कर दिया। हुँ, बट व्हेन, जब मैं अब थोड़ा एक्सपोजर मिला और ऐसे लोगों से मिले, वे सब हमारे जैसे लोग हैं, इनफैक्ट यू विल नॉट इवन नो कि वो गे हाँ, है, लेकिन फिल्म में वो आपको एकदम वो जो चल जाएगा कि ये गे है, ये खुश है, ये हुँ, नाराज है। तो एक बड़ा ही जिसे बोलते हैं ना, एक सबकॉन्शियस वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है वो, तो आई थिंक इट्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, एक जो चीज है। हाँ। मतलब वही है ना, अगेन बात वही घूम के आ जाती है कि आर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजिंग वर्ल्ड, जब हमारी सोसाइटी बदल रही है, मुझे एक मूवी याद आ रही है इस बात से, स्टाइल। ओके। स्टाइल, हाँ, उसमें वो कहता है एक्सक्यूज मी, क्या रे, पता नहीं तुमने देखी हो मूवी की नहीं। नहीं। उसमें दो स्टीरियोटिपिकल ट्रांसजेंडर या एक स्टीरियोटिपिकल ट्रांसजेंडर दिखाई हम्म, हुई है, हम्म, जो उसका नाम क्या है यार, छोटे छोटे बाल है वो आई थिंक एक ट्रांसजेंडर ही है जो मूवीज में बहुत आती थी उस टाइम की, 2000s में, नाम भूल गई मैं उसका। खैर जो भी, तो वो उसका पोर्ट्रेयल एकदम स्टीरियोटिपिकल, ठीक हम्म, है, और बात अलग तरीके से करना, कपड़े अलग पहनना, वो अलग ही दिख रहा है, तो वो कोई, अब आज की सोसाइटी में जब चीजें बदल रही हैं, तो आपको अपना आर्ट में उसका पोर्ट्रेयल भी बदलना पड़ेगा, सो दैट वो एक्सेप्टेंस बढ़े, ह्यूमैनिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ये। क्योंकि आप, मतलब मुझे तो लगता है अगर ऑडियंस को नहीं पता कि वो अब्सॉर्ब कर रहा है कंटेंट, मेकर्स को तो पता है कि आप क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, या आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। तो उन चीज़ों का एक्स्ट्रा केयर रखना वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इवन ट्रांसजेंडर्स का पोर्ट्रेयल या एलजीबीटीक्यू क्वियर लोगों का पोर्ट्रेयल, या हम में वो क्वियरनेस का होना, उसका पोर्ट्रेयल, वो उसको और समझदारी के साथ बाहर लाना या वो डिसीजन बनाने की ज़रूरत राइट। तो जैसे हमने एक दो मूवीज की बात की, है। आपके मन में कोई ऐसी मूवीज आ रही है जहाँ पे आपके हिसाब से फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं, जो हुँ। लीड कैरेक्टर्स हैं, उनका पोर्ट्रेल बहुत अच्छे से हुआ है, दैट यू लव्ड? यार बाहर की कोई एक एक मूवी आ रही है, एक तो एकदम से ध्यान में है, जो आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में है, पर उसमें लियोनार्डो और ब्रैड पिट का ही है मेनली। वो थोड़ी बायोपिक टाइप की है, तो उसमें एक बच्ची का कैरेक्टर है छोटी-सी। वो एक्टर है, वो 12 साल की, सॉरी 8 साल की बच्ची है, ओके। और लियोनार्डो डिकैप्रियो साइड में बैठा है, हम्म। और दोनों का शॉट होने वाला है थोड़ी देर में। तो वो मूवी में एक्ट कर रहे हैं एज़ एक्टर्स ओके। दोनों। तो वो बैठ के वो बहुत स्ट्रॉन्ग सी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, लेकिन वो लियोनार्डो को क्रेज़ी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके। तो ऐसी चॉइस कितनी इंटरेस्टिंग है, एक बच्चा वो बैठ के अपनी बुक पढ़ रही है कोई, और कह रही है कि मुझे सेट पे मेरे कैरेक्टर के नाम से ही बुलाओ। ओके। आई प्रेफर इट लाइक दैट, और ऐसे-ऐसे बोल रही है। और लियोनार्डो भी एक बुक पढ़ने लगता है कि क्या मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकता हूँ? वैसे। लियोनार्डो उसके सामने रोने लग जाता है, हम्म, फिर वो जाके उसको कंसोल करती है। फिर वो और बच्चों वाली चीज़ें भी, हरकतें भी हैं उसमें ना, वेरी गुड राइटिंग, वेरी गुड बैलेंस ऑफ कि ये कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आता है। हम्म, और मेरे दिमाग में एक इमेज आती है कि अच्छा बच्चे कितने पर्टिकुलर होते हैं कुछ चीज़ों को लेके। बच्चों को अगर प्रोफेशनल बनने को बोलो तो वो हमसे बेटर बन जाए शायद। हम्म, हम्म, तो वो एक आइडिया, वो एक आ रहा है दिमाग में। हाईवे आता है दिमाग में। इम्तियाज़ अली की इकलौती मूवी है जिसमें शायद फीमेल के अराउंड चीज़ें हैं, जिसमें वो एज़ अ
उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ उसके बारे में बोलती है। अब उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस की बात हो रही है। अगर रोम कॉम्स में जूलिया रॉबर्ट्स को कहीं से भी देख लो तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर उस तरीके से अपहोल्ड किया है, जिसमें आप एक्शन जो तुमने बोला कि सिर्फ वायलेंस के थ्रू औरत को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाना। और भी बहुत सारी मूवीज होंगी यार, पर कोई सीरीज, कोई शो, कोई समथिंग? वो शो में तो बहुत है। हाँ तो शो बताओ। अरे एक बहुत कोई भी। क्रेजी शो है जो मुझे लगता था ना अंडररेटेड है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, विच इज इजी। ओके। मैं वो बहुत बार देखती हूँ, मैं कहीं भी बैठती हूँ तो मैं किसी को, मतलब जो होता है ना कि यार साथ में बैठे कुछ देखे, आपके मन में एक आता है यार ये रिकमेंडेशन है, तो वो शो आता है मेरे दिमाग में। ओके। उसमें दुनिया भर की फीमेल, वो शो तो बहुत ही आगे का शो बनाया यार। मतलब उसमें क्या किया डायरेक्टर ने, मैंने कुछ एक इंटरव्यूज पढ़े थे, उसने जो स्वान्सबर्ग नाम है शायद उसका, जो स्वान्सबर्ग, आई कैन बी रॉन्ग, पर जो है उसका पहला नाम, उसने एक चेक पॉइंट बना लिए मान लो स्क्रिप्ट में कि यहाँ से यहाँ जाएगी स्टोरी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और कैरेक्टर स्केच बना दिया। तुम्हारा कैरेक्टर इतना बड़ा है, इतने साल है, ये प्रोफेशन है, ये करता है, इसकी ये सिचुएशन है, कैमरा लगाया, शूट, नो स्क्रिप्ट। तो अगर तुम वो शो देखेगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं और मैं उनको साइड में टेबल में बैठ के देख रहा हूँ। इट्स लाइक जैसे कि हम लोग जैसे कि सेम। हम लोग को ये लोग देख रहे हैं। तो वो ऐसा शो है, और उसमें ये सारे आइडियाज, उसमें दो लेस्बियंस की कहानी है, उस जिसमें जो आम वो शिकागो की कहानी है, तो वो हमसे आगे का जमाना है थोड़ा, उस तरीके से सोशली डेवलप्ड है। वो है, उसमें थिएटर के लोग हैं, उसमें 3-4 एपिसोड में, क्योंकि शिकागो में ही वो लोग रह रहे हैं, वो क्रॉसओवर भी कर रहे हैं। तो ओके। मान लो अभी हम एक कपल की कहानी सुन रहे थे, अगले एपिसोड में हमने एक लड़की की कहानी सुनी जो थिएटर करती है, वो फिल्म में जाना चाह रही है, उसका स्ट्रगल। तीसरी कहानी में उस लड़की की कहानी चल रही है और उसमें वो 2 कपल भी आ रहे हैं क्योंकि वो भी थिएटर करते हैं, वो क्रॉसओवर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है मैं एक शहर के लोगों को देख रही हूँ बस, ओके। एक एक सीसीटीवी की तरह। ओके। और वो ड्रामा उसमें जो है, जो तुम लंच बॉक्स की बात कर रहे हो, वही है। अच्छा। सो रियल, क्या बोलते हैं, लाइफ की कॉम्प्लिकेशन ये है, और उसका नाम है इजी, क्योंकि उसमें जो एंड में जैसे वो कंक्लूड होता है, वो बड़े इजी तरीके से कंक्लूड हो जाता है कि यार ओके। बस बात करनी थी उसके बारे में बस, जो कि कहाँ पे इतनी अवेलेबल है? सुंदर आइडिया है। नेटफ्लिक्स। ओके, आई विल वॉच इट। बहुत लोग नहीं देखते क्योंकि उसका थंबनेल थोड़ा सा ऑफेंसिव और न्यूडिटी को वो दर्शाता है ओके। थोड़ा सा, तो इसलिए लोग वो आई थिंक अवॉइड करते होंगे ज्यादातर। ये वो मतलब इट्स माय फेवरेट, श्योर, ठीक है, आई विल वॉच इट फॉर श्योर। पक्का देखना। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर लाइटर सेक्शन थोड़ा, ठीक है? हम्म। टॉप 5 मूवीज दैट एवरीवन शुड वॉच बिफोर दे डाई। ठीक है। ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर, फ्रेंच सिनेमा, अकेले देखना, ईयरफोन लगा के, फैमिली के साथ नहीं देखनी है, ठीक है। ठीक दूसरी कुंबलंगी नाइट्स, मलयालम मूवी, सबटाइटल्स, फैमिली के साथ देखनी है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, हमेशा बोलती हूँ वो मूवी, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। फोर्थ पुरानी वाली चश्मबद्दूर, वो अंडररेटेड मूवी चली गई एकदम। और फिफ्थ, मतलब वो भी अगेन माय ऑल टाइम फेवरेट, मैन ऑन द मून, जिम कैरी। है। वन फिल्म दैट यू थिंक कि यार कुछ ऐसा कुछ है लाइफ में बनाना, कि ऐसा बना लिया तो बस लाइफ में हो गया, ठीक है, अगर इस लेवल को मैच कर दिया तो? मंजूमल बॉयज, मलयालम मूवी, बहुत रिसेंटली देखी थी। उसमें एक सिंपल आइडिया है, बायोपिक है, मतलब सब कहानी मेरे सामने ऑलरेडी, क्या हुआ, किसका नैरेटिव, कौन कहाँ पे गया, उसके साथ क्या हुआ, वो सब है, लेकिन उसका शूटिंग स्टाइल बदल दिया ओके। और उसको स्टार्टिंग में एकदम रियलिस्टिकली दिखाया, सब कुछ नॉर्मल बात हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जब मूवी का जॉनरा पढ़ रही हूँ उसमें थ्रिलर और सर्वाइवल थ्रिलर लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, तो मेरे अंदर ना टेंशन बने जा रही है, और एकदम से वो पंक्चर होता है। हम्म। जब मैं भूल जाती हूँ कि ये मूवी एक थ्रिलर मूवी थी, उससे मुझे ये आइडिया आया कि अगर आपको एक अच्छा आर्ट बनाना है, खासकर थिएटर और फिल्म की अगर बात करें, जिसमें एक टीम इन्वॉल्व होती है, तो आपको एक अच्छा कोलैबोरेटर होना पड़ता है। हम्म। तो वो सीखने को मिला। तो साउंड ले लो उसकी, सिनेमेटोग्राफी ले लो उसकी, एक्टर्स ले लो, प्रोडक्शन ले लो,
और डायरेक्टर का डिसीजन मेकिंग। तो वो मूवी एटलीस्ट वैसी मूवी नहीं बनानी तो एटलीस्ट वैसा कोलैबोरेशन बनाना है, मूवी अच्छी निकल ही जाएगी। इफ यू कुड एवर रीमेक एनी ओल्ड लाइक नॉस्टैल्जिक फिल्म, कौन सी फिल्म होगी वो? जाने भी दो यारो, ओके, व्हाई? उसमें पॉलिटिकल एंगल है बहुत तगड़ा, करप्शन के ऊपर है वो पूरी की पूरी, ब्यूरोक्रेसी करप्शन, और उसमें कैरेक्टर्स है बहुत सारे। तो उस जमाने के कैरेक्टर्स को अब देखना वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ओके, आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में करप्शन तो कभी गया नहीं कंट्री से, तो उसको अडेप्ट करने में बहुत मजा आएगा। व्हाट्स योर फेवरेट फिल्म कोट? मुझे मैं बता दूंगी अभी, फिर मुझे बाद में याद आएगा, फिर मैं बोलूंगी यार ये क्यों नहीं बोला मैंने। मतलब मैं ना ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कोट्स की फैन नहीं हूँ बहुत ज्यादा, ऐसी कोई उस लाइन, तरीके से ऐसा कोई इंस्पायर। डायलॉग में भी जो आपको अच्छा लगा हो कि यार यार मैं मुझे लगता है हाँ ये बहुत ही क्लीशे सा लाइन है, ठीक है। पर मैं क्योंकि इतना ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे इतना ड्वेल करती हूँ, हम्म। मेरे लिए लोग इतने ज़रूरी हैं, मैं भी बहुत बहुत इमोशनल इंसान हूँ। हम्म। तो लव लव आजकल में एक डायलॉग होता है कि एक आखिरी बार गुड बाय बोलना क्यों ज़रूरी होता है। हम्म। तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा मेरे अंदर का फ़िल्मी कीड़ा। अ, कीड़ा जो है, और वो जो सेंटी इंसान है उसको कुछ करता है वो, कुछ हम्म। टिकल करता है उसको वो लाइन। ठीक है। और वो मूवी वैसे भी बड़ी मेरे लिए वाज़ वेरी पर्सनल फॉर सम रीज़न। तो हाँ, वो लाइन अभी अभी इस मोमेंट में याद आ रही है। रॉकस्टार में भी एक कोट है, पर वो एक्चुअली रूमी की लाइन है कि इस दुनिया से परे, मुझे एग्ज़ैक्ट कोट नहीं याद। अ, सही गलत से दूर हाँ। मैं तुझे मिलूँगा एक हम्म। मैदान में, हम्म। द मीटिंग प्लेस। आई थिंक। रूमी हम्म। करके जो पोएट राइटर है, उनका कोट है। ओके। ये कोट तो एवरग्रीन है। ये मूवी में आता है, मूवी का नहीं है, पर अगर इफ इट काउंट्स या श्योर, आई ठीक, थिंक यही मतलब वो आपने कोट तो वहीं से सुना तो आपके लिए वही हो गया। यही वो ठीक कोट है। है। व्हाट्स योर गो टू मूवी कि यार इसे देख के ना मन अच्छा हो जाता है? घोंसला का घोंसला, घोंसला का घोंसला, एनी डे, ठीक कितनी है। भी दिखा दो, कितनी भी बार दिखा दो, शुरू से एंड तक। मैंने भी रिसेंटली देखी, अच्छी लगी, मस्त है। यार वो भी है यार, इसी की है, दिबाकर बैनर्जी की ही मूवी है यार। ओए लक्की लक्की ओए, अच्छा। दोनों दोनों मूवीज की फील, वो दिल्ली वाली फील है, एक्टिंग बहुत क्रेजी, वैसे शूट किया हुआ है। हाँ, ये दोनों मूवी। हु इज योर फेवरेट फिल्म मेकर और उनकी कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है कि यार ये तो बेस्ट है? उसके अलावा भी आप बता दो, बट ये तो बेस्ट है। यार नोलन आ गया दिमाग में, ओके। क्रिस्टोफर नोलन। ऐसे बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर्स भी हैं, इंडियन में मतलब कौन? दो लोग हैं, दिबाकर बैनर्जी, क्योंकि वो जिस तरीके से दिल्ली को डिपिक्ट करता है, जो उसका शूटिंग स्टाइल है, वो चीज़। और ट्वेल्थ फेल वाला कौन है? विधु विधु विनोद विनोद चोपड़ा। चोपड़ा। हाँ। वाई? विधु विनोद चोपड़ा बिकॉज ही इज सो हार्ड वर्किंग, वो प्रिपरेशन में बिलीव करता है। तो मैंने ऐसी बहुत कहानियां सुनी है उसकी पिक्चरों के बारे में कि इतने साल लगा दिए, ट्वेल्थ फेल में मतलब भी ट्वेल्थ फेल में इतने साल लगा दिए। उसके पहले भी अगर कुछ मूवीज तो 2.5-2 साल में भी बनाई है, हम्म। पर उसके पीछे जो प्रिपरेशन का आइडिया है ना, वो आइडिया मुझे बहुत वो एंटाइज करता है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो थिएटर में भी प्रिपरेशन ही सब कुछ है। वो अभ्यास, वो रियाज़ करके आप जा रहे हो। वो फ़िल्म का एक एक पूरा आइडिया कि यार आई थिंक विक्रांत मैसी इस बारे में बात करता है हम्म। कि हमें एक लाइट चाहिए थी शाम की। हाँ, हमारे पास उन्होंने। इतना ही टाइम था, और हमने वो सीन इतनी बार रिहर्स किया, इतनी बार उसमें इतने इमोशन थे, और वो हमको वही लाइट चाहिए थी, हमारे पास वही टाइम था। हम्म। तो वो गैम्बल करने की, और वो उसमें मज़ा है, उसमें क्या थ्रिल है, और जब आपने वो कर लिया तो आपकी क्या फीलिंग आई। हम्म। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए जीना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए दिबाकर बैनर्जी तो मैंने बता दिया। हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? एक्टर तो इरफान खान है यार, कोई और आंसर ही नहीं है। व्हाई डू आंसर ही, पीपल लव इरफान खान सो मच? पगला है वो, क्योंकि ही ओके। इज मैड। ही वाज, यार वो, मतलब मेरा एक दोस्त बोलता है कि जो उसका डाई हार्ड फैन है, बहुत लोग फैन है, पर वो जिस तरीके से उसको प्यार करता है इरफान को, वो बोलता है कि आप अगर लाइफ समझ गए तो आप एक्टिंग समझ गए। हम्म। और इरफान वो था जिस जो लाइफ को समझ गया था हम्म। उस तरीके से। तो उसकी आँखों से जो वो बयान करता है, वो और कोई नहीं कर सकता यार, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कैरेक्टर के मन में, आसपास की लाइफ में, सिचुएशन में क्या चल रहा है,
वो समझ गया, उसने वो क्रैक कर लिया। ठीक। उसका कोई सेट प्रोसेस नहीं था, कोई हुँ, सेट टेक्नीक नहीं थी। वो लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ों से इंस्पायर होके कैरेक्टर बना लेता था। सात खून माफ का कैरेक्टर में उसने शायद किसी को बस देखा किसी पॉइंट ऑफ डे में और वहाँ से उठा लिया। किसी कैरेक्टर के लिए उसने 2 पोएट्री की लाइन्स पढ़ी, बोला कि ये मेरे कैरेक्टर का कोर है, वो बना लिया। कोई भी एज खिलवा लो, कोई भी भाषा बुनवा लो और लाइफ के थ्रू वो कैरेक्टर्स उसने बना लिए रादर देन फोकसिंग ऑन कि मैं ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेता हूँ। उसका अप्रोच ही बदल गया बिल्कुल। एक्ट्रेस तब्बू, ओके, व्हाई? वेरी मैच्योर एक्टर, वेरी वर्सेटाइल, अगेन अंडरस्टैंड्स लाइफ, किसी भी उसमें ढल जाना। हुँ, बहुत उसने भी बहुत इंस्पायर किया, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं। हुँ। कॉमिक टाइमिंग भी बहुत खतरनाक है उसकी। तो वो वर्सेटैलिटी, वो रिस्क टेकिंग, वो सब था आपका। कोई ऐसा अंडररेटेड एक्टर दैट यू फ़ील कि यार उनके बारे में इतनी बात नहीं होती लेकिन उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है? मेबी यू नो, कोंकणा, मेबी पीपल डोंट नो अबाउट देम। हाँ, कोंकणा के बारे में जानते हैं लोग, पर हुँ, अंडररेटेड लगती है मुझे। ओके। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हुँ, अ, मतलब बहुत ही तो नीश ऑडियंस में बात होती है उनकी, मासेस में हाँ, नहीं होती है। मासेस में नहीं होती, उसकी फ़िल्में भी कम है, हुँ, चुनिंदा मूवीज़ करती है और दिखने में वो ग्लैमर और वो सब नहीं है उसका। हुँ, लेकिन वो जिस तरीके की महिला है इन रियल लाइफ़, उनके इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह देखो तो और उसकी एक्टिंग देख लो, हुँ, वो भी तब्बू के बाद मेरे लिए कोंकणा है। ओके। तो इरफ़ान खान के आपको कौन से ऐसे रोल्स अच्छे लगते हैं कि यार आपको उनसे कब पहली बार आपको लगा था कि यार ये एक्टर अलग है? जब आपको अपने आप से एक लगा हो? जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे लोगों से सुन के लगा कि अच्छे-अच्छे एक्टर हैं, तो फिर मैंने उन्हें एक उससे लेंस से देखा। तो मेरे लिए उन्हें शायद ऑब्जेक्टिवली अब देखना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। मैंने सुन लिया इतना अच्छा कि अच्छे एक्टर, तो मेरी कुछ अलग ओपिनियन बनाने की कोई बात ही नहीं। तो आपका ऐसा कब ओपिनियन बना था कि यार ये अच्छे एक्टर हैं, या ये कुछ ऐसे एक्टर हैं जो मैंने अब तक नहीं देखा, ऐसा कुछ? हुँ। ये काफ़ी सही सवाल है क्योंकि मेरा भी ऐसे ही बना था इरफ़ान खान को हुँ, लेके क्योंकि इनिशियली मुझे लगता था यार इसकी स्पीच ये ऐसे क्यों बोलता है? या नवाज़ का भी मुझे लगता था ऐसी हुँ, स्पीच तो मुझे लगा कि यार एक एक्टर की अपनी ओरिजिनैलिटी भी होती है बट हुँ, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि वो कि उसकी रूह क्या है, उसका कोर क्या है। हुँ, तो मुझे लगता है यार उसकी बहुत वैसी मूवी है जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, करीब-करीब सिंगल। ओके। उसमें वो फनी कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हुँ, थैंक यू में भी किया है ना उसने थोड़ा वो कॉमिकली खेला है। पर लंच बॉक्स और ये इंग्लिश हिंदी मीडियम मकबूल ये सब तो उसका एक तरीके का काम था ही, लेकिन तब तक वो ओपिनियनेटेड व्यू पॉइंट था मेरा। हुँ, हुँ, करीब-करीब सिंगल में मैंने देखा कि यार कैसे एक एक्टर इतना अनोइंग हो सकता है, एक कैरेक्टर इतना अनोइंग हो सकता है और वो अनोयंस सिर्फ़ उसकी को कैरेक्टर नहीं फ़ील कर रही, मैं भी फ़ील कर रही हूँ। तो मुझे लगता है वो मूवी है। लंच बॉक्स भी मैंने पहले देखी थी, उसमें मुझे लगा था कि वो उसका काम बहुत अच्छा था, पर लंच बॉक्स तब तक बहुत हाइप हो चुकी थी मेरे दिमाग में, आस-पास के लोगों से। करीब-करीब सिंगल मैंने खुद डिस्कवर करी, वहाँ पे मैंने इरफ़ान का ये अप्रोच, ये इस कैरेक्टर को खेलने का खुद से डिस्कवर किया, तो उसमें मैं माइंड ब्लो हो गई थी। मैंने कहा यार मुझे उनकी जो मूवी अच्छी लगी थी, जो मैंने खुद से देखी थी, वो थी एक आरूसी, जो एक मर्डर केस हुआ था, हाँ, हाँ, उसमें वो एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। हाँ, इफ आई एम सेइंग दैट करेक्टली, वो हाँ, सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो उसमें मीटिंग का सीन है, हुँ, जहाँ पे वो बड़े वो बनाते हैं जोक्स थोड़े, हुँ, लाइक जैसे थोड़े से उनकी जो एज का वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, 40 टू आई थिंक 50 के बीच में होंगे, हाँ, है ना? तो जैसे थोड़े एक पापा वाले जोक्स होते हैं कि वहाँ पे खून हो गया, हाँ, बट दो दोस्त आपस में बात करके जोक बना रहे हैं उसका। हुँ, और वो जिस जिस तरीके से ऑफिसर को अंदर बुलाता है, उसे मारता है हल्का सा, कि क्यों भाई, जिस तरीके से वो डांटता है, तो वो मुझे हुँ, लगता है कि बड़ा ही, लाइक ऐसा नहीं है कि वो ओवर द वो जाके कर रहे हैं टॉप कि जो एक हाँ, कैरिकेचर वाली एक्टिंग देखी है ना, कि अगर स्ट्रिक्ट होगा तो वो ऐसे बोलेगा आवाज हाँ, ऊपर करके, अगर सैड है तो आराम से बोलेगा। वो बड़े ही आंखों से ही होती है बस वो एक्टिंग की, हल्के हल्के एक्सप्रेशन, हल्का हल्का बॉडी मूवमेंट्स है। तो आई थिंक उनका वो काम मुझे था, जो पहली बार जो मैंने खुद से देखा, जो मुझे अच्छा लगा। हाँ। बाकी तो मेरे मन में टू बी ऑनेस्ट ओपिनियनेटेड व्यू ही था उनका, हाँ, है ना? क्योंकि आप वो उसमें देख हम्म, पाते हो ना कि यार एक एक्टर मूवी की बाउंड्री को भी समझ पा रहा है हम्म, और जो मेकर को चाहिए उसमें उसमें कुछ अपना ऐड करके दे रहा है। हम्म, तो उससे मूवी में रंग आता है या कलर आता है कि यार हम्म,
दिस कैरेक्टर इज एडिंग गिविंग मी दिस, जो मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था या जो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था, कास्टिंग के डिस्क्रिप्शन में, पर वो एडिशन करना है, वो एक्टर की खूबी है। एंड सेम चीज जो मुझे नवाजुद्दीन के बारे में जब अच्छी लगी थी, मुझे लगता था ये सेम ही तो कैरेक्टर प्ले करता है। हाँ भाई बहुत बड़े एक्टर ने, ठीक है, आई कैंट से, मुझे इतनी समझ नहीं है, बट जो भी मेरी उस समय बेसिक समझ थी कि ऐसा क्या अलग किया, तो उनका अनुपमा चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू है हाँ जिसमें वे लंच बॉक्स मूवी की बात करते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं कैसे उन्होंने अपनी स्पीच के साथ प्ले किया। आपने वो इंटरव्यू देखा है? मैंने देखा, मुझे उसमें वो याद आ रहा है। बताते हैं कि वो स्पीच की कैसे बात करते हैं, कि मेरा दोस्त ऐसे बोलता था, मैंने नोटिस ही नहीं किया ये। आई थिंक दैट वाज अ विन फॉर हिम एज एन एक्टर, कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यार ये इसका यूजुअल वे नहीं है। आई हाँ वाज सो लॉस्ट इन हिज परफॉर्मेंस कि मैंने नोट, जैसे अगर आप हम अलग तरीके से बोलते हैं ना तो नोटिस हो जाता हाँ है ना, कि यार ये इसका यूजुअल स्पीच नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से वो एक्सेंट पकड़ा, और उसमें अनुपमा चोपड़ा वाले इंटरव्यू में ऐसे वो दो तीन चीजें करते हैं सीन को, हम्म, जिसमें क्योंकि उनकी काफी सारे मूवीज की सीन्स की बात होती है, और वो ऐसे बताते हैं कि मैंने ऐसे किया, और वो लाइव वो कर देते हैं एकदम परफॉर्म, एकदम शिफ्ट। जब वो साथ में शिफ्ट होता है ना, जब तुम साइड बाय साइड देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि इस बंदे ने शिफ्ट किया है, हाँ इज नॉट दैट। इज ठीक है। नॉट दैट। हाँ हाँ तो इरफान की भी अगर तुम स्पीच को थोड़ा हाँ और बारीकी से देखोगे तो पहले मुझे लगता था कि यार सेम रिदम सेम ही तो हाँ वो कर रहा है, कुछ हाँ बदल नहीं रहा, हाँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत माइन्यूट। से माइन्यूट तरीके से उसने बदला हुआ है। लंच बॉक्स को कंपेयर करो पीकू से, ठीक है, हाँ, पीकू देख। क्योंकि अब वो सेलिब्रिटी है या जो भी है, हम्म इरफान खान का एक अपना ओहदा भी है, तो हम्म उसकी एक ओरिजिनलिटी भी उसमें छुपी हुई है। हम्म मुझे ये भी लगता है कि अगर आप किसी एक्टर की मिमिक्री कर पा रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि उनका वो एक स्पेशल एक टच है हम्म या एक स्पेशल तरीका है रहने का या बात करने का, हम्म, तभी आप उनको मिमिक कर सकते हो। अगर वो पूरे टाइम परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, तो आप उनको मिमिक भी नहीं कर सकते। राइट। दैट्स द ओरिजिनलिटी इसलिए फॉर मैंने मी। देखा है राजपाल जी, जैसे राजपाल यादव जैसे एक्ट्रेस है, उनकी कोई मिमिक्री नहीं हाँ करता इतनी इतनी क्योंकि जल्दी से। मोस्टली लोग शाहरुख खान, सलमान खान की वही दो तीन चीजें उनकी हाँ पता है कि ये चीज करते हैं, एंड दे जस्ट लर्न इट एंड परफॉर्म इट। या तो आई थिंक लेट्स एंड इट हियर। डू यू हैव टू से एनीथिंग? इट वाज माय फर्स्ट एवर ऑफलाइन पॉडकास्ट। या मेरा भी आपका फर्स्ट कैसा था। एक्सपीरियंस रहा? या मेरा मेरा मुझे बहुत मजा आया, मुझे करना था क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अभी ऐसे टाइम पे हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप को ना बहुत जज कर दिया। 11 साल जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द आइडिया ऑफ कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरे बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। और ये पॉडकास्ट मेरे लिए उस तरीके से बहुत जरूरी है कि आई डोंट केयर हम्म इसका बाहर निकल के क्या रिस्पॉन्स आए, मतलब हाँ, नो नो, लाइक अंडरस्टैंड, मेरा हाँ भी टू बी ऑनेस्ट सेम ही है। इट्स अ सेल्फ एक्सप्रेशन टू बी ऑनेस्ट फॉर मी। एग्जैक्टली आई ठीक है। डोंट इवन केयर, बट हम्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं सोचती हूँ चाहे वो कैसा भी हो ओपिनियन। अब कोई बोलेगा कि मैं ऑलरेडी एन एक्टर हूँ, ये एक्टर हम्म ऐसी बात क्यों बोल रही है। हम्म अगर मैं 1-2 साल पहले वाली सौम्या होती तो मैं इसके बारे में सोच सोच के डर के मारे तुमसे बोलती कि क्या सवाल पूछ रहे हो मुझे पहले से बता दो, हम्म मैं प्रिपेयर करके आंसर दूंगी। हम्म क्योंकि मेरे दिमाग में वो चलता रहता था कि क्या सोचेंगे जब ये बाहर जाएगा, इट हैज टू साउंड स्मार्ट, हम्म इट हैज टू साउंड इंटेलिजेंट। अब आई डोंट गिव अ यू वर शिट, ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन योर रियल आई एम आल्सो प्लेइंग अ लाइफ। रोल। हाँ, अब मुझे ये हो गया कि यार फिर मैं कहाँ हूँ? और वो बैलेंस वही जो मैं कह रही हूँ, वो बैलेंस स्ट्राइक करना कि मैं अप अपने आप को भी देख पाऊँ और मैं उस बैलेंस में एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर पाऊँ। वरना तो मैं दीपक कलाल बन जाती हूँ, कंप्लीटली प्लेइंग समबडी एल्स। नॉट टू से दैट ही इज़, मतलब मुझे फनी लगता है। तो मेरे लिए उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू टू नो दैट आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी, व्हाटएवर आई से, इट्स माय ओपिनियन, दिस इज़ हाउ आई थिंक, रॉन्ग राइट सबका अपना अलग-अलग होता है। नो, आई थिंक फॉर मी ऑल्सो, इसीलिए पेज का नाम आदित्य लर्न्स है, ठीक है, कि मैं सीख रहा हूँ, इसलिए वो वर्ड बहुत सोच समझ के चूज किया। और जैसा आप रोल प्ले बता रही हो ना कि भाई एक स्मार्ट होने वाला है, कि 2 साल पहले कि आई शुड साउंड स्मार्ट, तो मैं भी उस फेज में रहा हूँ कि जहाँ पे ना मैं लोगों को बताता था कि आई एक्चुअली मैं ना ये सब मूवीज देखता हूँ, एंड आई यूज टू काइंड ऑफ लुक डाउन हुँ, अपॉन द पीपल की जो ऐसी मूवीज देखते हैं। हुँ। मासी, ठीक है, अरे तुम्हें नहीं पता आर्ट का रियल मतलब, मुझे पता है, ठीक है। तो बट मुझे रियलाइज हुआ उससे कुछ हो नहीं रहा है, और अंदर से बड़ा ही एक खोखला सा फील होता था। जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ शो पे बैठ के कि मैंने ऐसे किया है, और मुझे वो अपनी स्ट्रेंथ फील होने लगी, ऑनेस्टी, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन दिस पेज ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट, कि मैं यही चाहता हूँ कि इस पेज पे मैं ऐसे ही रहूँ, कि मैं हाँ, शेयर करूँ कि अगर जहाँ पे मुझे लग रहा है मेरा ही ओपिनियन है, अब तुम देख लो, स्मार्ट या वो तो लोग करेंगे डिसाइड, या
ठीक है हमारे मेरी लाइफ में वो चीज़ काम आ रही है, मेरी लाइफ आगे जा रही है, फीलिंग अगर फुलफिल्ड, तो आई थिंक इट्स हाँ, स्मार्ट फॉर मी। फुलफिल्ड एंड हाँ, फ्री, मतलब हाँ, यही चीज़ अगर मैं इतना प्रिपरेशन के साथ करती हूँ, मुझे इतना हाँ, फ्री नहीं महसूस होता। हुँ, और अभी तो मुझे लगता है इवन एडिट करते हुए कुछ ऐसे मोमेंट्स रखना जो रियल है, हाँ, उससे ज़्यादा कनेक्ट, उससे ज़्यादा बॉन्ड हम कर सकते हैं आस-पास के लोगों से। या फॉर श्योर, तो फॉर श्योर। बट थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ब्रिंगिंग दिस दिस। इन माय लाइफ। ये फाइनली डन। Thank you so much, guys. कट Bye.